हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 के अंदर इतने एग्जाम हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया पौधा लगाया है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सर से मिल चुके हो ऑफलाइन के अंदर, और वैसे मैं इंट्रो करवा देता हूँ। ये हमारे कलवंत सर है जो हमारे सामने भी खड़े हैं फ्रंट में, और ये आज तक पहले ऑफलाइन में थे, आज से आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। तो सर जो है वो एनएचएम के अंदर सिलेक्ट भी है। कब सिलेक्ट है सर? पिछली वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट है, और 3 साल का सर को ऑफलाइन के अंदर पढ़ाते हुए एक्सपीरियंस है। सर ऑनलाइन भी क्लासेस दे रहे थे, लेकिन अब सर को हमने हायर किया और आगे से सर आपकी क्लासें रेगुलर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेने वाले हैं। तो आज के सेशन की करेंगे सर, शुरुआत करेंगे आपको एक आज पीवाईक्यू सेशन करवाएंगे सर, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन के ऊपर एक टॉपिक है, उसके ऊपर पूरा आपको विद रैशनल बताने वाले हैं सर। तो आज सर को मिलो, आप सर से एक बार इंट्रो करो। कैसा लगा सर आपको यहाँ कर? ठीक है, बहुत बढ़िया लगा सर को। और सर आज से एक क्लास कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सर का स्वागत करते हैं एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्यों सर? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ओके मायूस न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। लीजिए सर। थैंक यू सर। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत। मैं कलवंत सिंह। जैसे सर ने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दी मेरे बारे के अंदर कि मेरा नाम कलवंत सिंह है, और अभी फिलहाल के अंदर मैं एनएचएम ग्रेड सेकंड के अंदर सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, और नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। अपनी न्यू शुरुआत है अपनी इस क्लासेस के अंदर कि अपने एमसीक्यू क्लासेस के अंदर डील करने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, जिसके अंदर अपने क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, कि विश्व के अंदर जो हार्ट डे होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, फर्स्ट है 19 सितंबर, फर्स्ट है 19 सितंबर, सेकंड ऑप्शन है अपना 12 मई, और थर्ड ऑप्शन अपना 7 अप्रैल को, और लास्ट वन है 8 मार्च को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो अपना ऑप्शन दे रखे हैं 29 सितंबर, 12 मई, और 7 अप्रैल, और 8 मार्च। तो फर्स्ट क्या है कि 8 मार्च। अपने को पता है कि 8 मार्च को कौन सा डे होता है? इंटरनेशनल वुमेन डे। क्या होता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वुमेन्स डे। 8 मार्च को तो क्या हो गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो गया। तो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन डी जो है वो तो ऑप्शन में कट हो गया, ये तो रहने वाला नहीं है। सेकंड है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर क्या है? 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को अपने को पता है कि कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी भी कट हो गया, क्योंकि ये भी नहीं हुआ इसके अंदर, क्योंकि अपने क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट डे का पूछ रहे हैं, बट 7 अप्रैल को क्या होता है? हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 8 मार्च होता है, 8 मार्च को क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने कट हो गए। तो थर्ड वन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है कि 12 मई। 12 मई को अपने को पता है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? इंटरनेशनल नर्सेस डे, नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो ऑप्शन बी भी अपना क्या हो गया? कट हो गया। यानी कि इसका आंसर क्या रहने वाला है? 29 सितंबर। जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 सितंबर को। और इसके अंदर जो है ऑप्शन बी, जिसमें क्या दे रखा है? 12 मई, जिसमें क्या होता है? इंटरनेशनल नर्सेस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अपने को इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थीम के बारे में पूछते हैं। इसके बारे में, थीम के बारे में। थीम यानी कि इसके लिए क्या जो रिसेंट के अंदर जो 2025 के अंदर इसके लिए थीम दी गई है, वो नर्सेस डे के ऊपर थीम कौन सी है? तो थीम का नाम क्या है? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। तो थीम का नाम क्या है? अवर नर्सेस अवर फ्यूचर। तो ये क्या रहने वाली है? थीम रहने वाली है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन
ए, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 29 सितंबर को क्या कहते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियल ऑफ द, सॉरी ये क्या है, मायोकार्डियम लिखना है, क्या है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियल नहीं, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट लीड्स टू, यानी कि अगर क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई किसको, मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम आपको सभी को पता है क्या होता है, हार्ट की एक क्या है, लेयर है, हार्ट की लेयर होती है, और कौन सी, मिडल लेयर, कौन सी, मिडल लेयर होती है। मायोकार्डियम क्या होती है, हार्ट की मिडल लेयर होती है। आप सभी जानते हैं कि क्या होती है, हार्ट के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। क्या क्या होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम, और मिडिल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम, एंड आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हार्ट के अंदर 3 लेयर होती हैं, जिसमें अपनी बात करेंगे इसकी, मायोकार्डियम की। अगर मायोकार्डियम यानी कि हार्ट की जो मिडिल लेयर जो होती है मायोकार्डियम होती है, मस्कुलर लेयर जो देखने को मिलने वाली है, अगर उसके अंदर क्या होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है, इसकी वजह से होता क्या है, यानी कि अगर इस मायोकार्डियम के अंदर क्या हो, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना हो और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिले, तो उसकी वजह से क्या क्या होने वाला है, यानी क्या चीज देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है अपना, फिब्रिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फिब्रिलेशन। क्या फिब्रिलेशन होता है। सेकंड है हार्ट फेलियर, क्या इसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। थर्ड वन है एंजाइना, क्या इसकी वजह से एंजाइना होता है। एंड लास्ट वन है इन्फेक्शंस, क्या होता है, इन्फेक्शन। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फिब्रिलेशन। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फिब्रिलेशन। अब फिब्रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, रैपिड एंड इररेगुलर हार्ट बीट। क्या होती है, रैपिड एंड इररेगुलर हार्ट रेट, सॉरी क्या हार्ट बीट नहीं, क्या बोलोगे, हार्ट रेट बोल दोगे, क्या बोल दोगे, हार्ट रेट। तो क्या रहने वाली है, फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल या फिर क्या है, इररेगुलर देखने को मिलती है, हार्ट रेट होती है वो क्या होती है, रैपिड होती है और फास्ट हो जाती है। कहाँ तक, 100 से लेकर 200 बीट पर मिनट तक देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये तो बना नहीं कि फिब्रिलेशन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो अपना हो गया, कट हो गया। इसका आंसर ऑप्शन ए तो रहने वाला नहीं है, यानी फिब्रिलेशन इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी को देखते हैं, बी में क्या कह रहा है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट क्या होता है, हार्ट सफिशिएंट अमाउंट के अंदर, क्या है, हार्ट सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और यानी कि क्या बोले कि मेटाबॉलिक डिमांड जो होती है, मेटाबॉलिक जो नीड होती है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोल देते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, किसको, मायोकार्डियम को। तो इसका आंसर ये भी नहीं बनने वाला, तो ऑप्शन बी भी कट हो गया। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, एंजाइना। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना क्या बोलते हैं, यानी एंजाइना क्या होता है, एंजाइना पैक्टोरिस बोलते हैं। क्या होता है, एंजाइना पैक्टोरिस होता है, पैक्टोरिस, यानी कि एंजाइना पैक्टोरिस क्या होता है, चेस्ट पेन। क्या होता है, चेस्ट पेन। इसके अंदर देखने को क्या मिलता है अपने को, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। सिंपली क्या है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और होता किस वजह से, होने का कारण क्या होता है कि कॉर्नरी आर्टरी, अरे सभी को पता है कि कॉर्नरी आर्टरी क्या होती है, कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होता है। किस कारण से, कि चेस्ट पेन जो हो रहा है, यानी कि एंजाइना जो है वो क्या है, कॉर्नरी आर्टरी, यानी ड्यू टू स्पाज्म इन द कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म होने की वजह से क्या होता है कि इंटरप्शन होती है ब्लड की सप्लाई, यानी कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से अपने को चेस्ट पेन होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मायोकार्डियम की जो लेयर होती है इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल लैक कम देखने को मिलती है, ये डिफरेंट देखने को मिलता है। ये तो स्पाज्म के कारण होता है, बट ये जो ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई देखने को मिल रही है, यानी कि मायोकार्डियम के अंदर हो रहा है, वो किस वजह से होता है, तो वो ये इसका आंसर ये नहीं रहने वाला है, यानी कि एंजाइना भी इसका आंसर नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये तो चेस्ट पेन होता है ओनली इसके अंदर ड्यू टू कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से। बट ये एंजाइना सॉरी क्या है कि ये आंसर इसका नहीं रहने वाला है। तो इसमें लास्ट वन ऑप्शन क्या रहने वाला है, इन्फेक्शन। ये होता है इसका आंसर, क्या रहने वाला है, इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन ही होता है। इन्फेक्शन का मेन कारण क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मीनिंग देखें तो क्या है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या होता है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई
पार्ट ऑफ द हार्ट सेल, कि हार्ट की सेल और टिश्यूज को जब ब्लड की सप्लाई क्या होती है, इंटरप्ट होती है, डिक्रीज हो जाती है, उस कंडीशन के कारण से क्या होता है कि वहां की जो सेल और टिश्यूज होती हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्या होना, डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपने इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी राइट रहने वाला है सेकंड ऑप्शन के अंदर, कि ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से मायोकार्डियम के अंदर जो लीड होता है उसको बोलते क्या है, इन्फेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, और पूरा नाम बोलते क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या रहने वाला, ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एंजाइम फाउंड ओनली इन मायोकार्डियम, विच एंजाइम फाउंड इन ओनली मायोकार्डियम, कि मायोकार्डियम के अंदर और ऐसा कौन सा ओनली एंजाइम है जो मायोकार्डियम के अंदर पाया जाता है, अदर मसल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। मायोकार्डियम क्या है, एक मसल होती है, ठीक है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ओनली मायोकार्डियम के अंदर ही देखने को मिलता है, अदर मसल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ट्रोपोनिन टी, क्या ट्रोपोनिन टी होता है। सेकंड ऑप्शन है मायोग्लोबिन, क्या मायोग्लोबिन होता है। ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन आई, क्या ट्रोपोनिन आई होता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि ट्रोपोनिन आई जो होता है वो ओनली मायोकार्डियम के अंदर देखने को मिलता है, और ये क्या होता है, एमआई के लिए हाईली एफिशिएंट एंजाइम देखने को मिलने वाला है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है जो कि अपने को एमआई के लिए इंडिकेट करता है, एमआई को बताता है। अब देखते हैं ट्रोपोनिन आई के बारे में, ट्रोपोनिन आई क्या है। ट्रोपोनिन आई की बात करें तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट है नॉर्मल वैल्यू यानी कि ब्लड के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, यानी कि नॉर्मल रेंज कितनी देखने को मिलती है, तो 0.22 0.6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये क्या होती है, ब्लड के अंदर इसकी नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है। और जो ट्रोपोनिन आई का जो लेवल है एमआई होने के बाद में, हार्ट अटैक आने के बाद में, ठीक है, उसका लेवल जो कितने घंटों के अंदर, कितने आवर्स के अंदर इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, तो वो क्या रहता है 3 आवर्स के अंदर उसका टाइम कितना है कि इसके यानी कि जो ब्लड के अंदर अगर ट्रोपोनिन आई का जो लेवल है उसको क्या होता है, रेज होता है, तो कितने आवर्स के अंदर होता है, 3 घंटों के अंदर, कितने घंटों के अंदर, 3 घंटों के अंदर। और पीक पे कब पहुंचता है, पीक के ऊपर, पीक की बात करें तो इसका जो पीक बनता है ब्लड के अंदर, जब इसका लेवल क्या है कि एक पीक के अमाउंट के अंदर बहुत ज्यादा सफिशिएंट क्या है कि हाई लेवल देखने को मिलने वाला है, तो कितने टाइम के बाद में पीक बनता है इसका, तो वो रहता है 14 टू 18 आवर्स, 14 टू 18 आवर्स, तो क्या रहने वाला है, 14 टू 18 आवर्स रहने वाला है, ठीक है। और ये रिमेन एलिवेटेड या फिर डेक्लाइन कब होता है, कि कब तक इसका लेवल बना रहता है, तो इसका जो लेवल है वो कब तक बना रहता है, 7 टू 10 डेज, 7 to 10 डेज। तो ये रहा ट्रोपोनिन के बारे में, जिसका आंसर राइट है कि जो ओनली मायोकार्डियम के अंदर जो एंजाइम फाउंड है या देखा जाता है वो क्या रहता है, ट्रोपोनिन आई रहता है। और ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल वैल्यू जो देखने को मिलती है 0.22 0.6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर देखने को मिलती है। और 3 घंटों के अंदर इसका जो लेवल होता है बड़ा हुआ देखने को मिलता है। और जो पीक पे पहुंचता है वो कितना टाइम लेता है, 14 से लेकर 18 घंटों के अंदर इसका पीक बनता है ब्लड के अंदर, और रिमेन रहता है कब तक, यानी कि ब्लड के अंदर जो इसकी लेवल है वो कब तक देखने को मिलता है अपने को, 7 to 10 डेज के अंदर, ठीक है जी। और इसी के साथ में अपने नेक्स्ट देखते हैं ट्रोपोनिन टी के बारे में। क्या है ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी आई को तो देख लिया, अब ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कितनी रहती है, नॉर्मल लेवल रहता है इसका 0.2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और इसका जो लेवल है कितने आवर्स के अंदर रेज होता है, तो वो टाइम लेता है 3 to 5 आवर्स के अंदर, कितने घंटों के अंदर, 3 to 5 आवर्स के अंदर, ठीक है। और ये ब्लड के अंदर कब तक रहता है, यानी कि इसका जो लेवल है कब तक ब्लड के अंदर बना रहता है, तो उसका टाइम पीरियड रहता है 10 to 14 डेज। कितना है, 10 to 14 डेज। तो ये रहने वाला है अपना किसके बारे में, ट्रोपोनिन टी के बारे में, ठीक है जी।
तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 था कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ट्रोपोनिन आई, जो क्या है ओनली मायोकार्डियम के अंदर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि जो एमआई होता है, एमआई यानी कि अपने को जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहने वाली है। साइट के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या है कि इस्कीमिया या फिर एमआई देखने को मिलता है, तो ऐसी कौन सी साइट है हार्ट के अंदर जहां पे मोस्टली देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कि हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो एंटीरियर वॉल होती है क्या वहां पर होता है। सेकंड ऑप्शन है इंफीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इंफीरियर वॉल के ऊपर होता है। या थर्ड ऑप्शन है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और ऑप्शन डी क्या है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या है कि अपने को हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर जो कॉर्नरी जो आर्टरी होती है, ये जो अपने को जो कॉर्नरी आर्टरी जो देखने को मिलती है, ठीक है, ये इसके किसको कौन सी आर्टरी है, राइट और लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है, वो किसको सप्लाई करती है, राइट साइड को करती है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है। तो उसके लिए पहले देखते हैं कि ब्लड सप्लाई देखते हैं इसकी, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ऑफ द हार्ट, तो कौन करता है, कॉर्नरी आर्टरी। कौन करती है, कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी करती है। ठीक है जी, ये क्या है अपनी कॉर्नरी आर्टरी है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी, ये क्या है, कॉर्नरी आर्टरी। ये क्या रहने वाली है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है जी, और अब इसकी बात करें तो ये अपनी क्या रहने वाली है, राइट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है जी, और ये क्या है, एंटीरियर राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, डिसेंडिंग आर्टरी। और यहाँ पे क्या रहती है, राइट मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है जी, और ये किसको सप्लाई करती है, सप्लाई की बात करें तो ये जो सप्लाई करने वाली है ये हार्ट की किस पार्ट को करती है, इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। तो किसको करती है, इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है वो आगे जाके होती है राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, और आगे जाके सप्लाई करने वाली किस पार्ट को करती है, इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर देखने को मिलती है अपने को लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है जी, ये किसको सप्लाई करती है, ये करती है लेटरल एंड लेटरल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है जी, अब बची अपनी ये लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है जी, और ये किसको सप्लाई करती है, सेप्टल, सेप्टल और एंटीरियर वॉल को।
एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, इसको सप्लाई करने वाली है एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। तो ये क्या रहने वाली है अपनी हार्ट को ब्लड सप्लाई रहने वाली है, जिसके अंदर कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। अगर जाके टू पार्ट में डिवाइड होती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जो कि आगे जाके किसको सप्लाई करती है, लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, किसको करती है, लेटरल वॉल और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। सिंपली बात करें तो किसको, लेफ्ट एट्रियम को, एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। किसको, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करने वाली है। कौन सी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। ये आगे वाली जो कॉर्नर है वो क्या है, एंटीरियर है। ये क्या रहने वाली है, लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जो कि हार्ट के अंदर किसको सप्लाई करती है, सेप्टल वॉल को और एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, इसको सप्लाई करने वाली है लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर इस साइड में आए राइट कॉर्नरी की तरफ, सॉरी राइट कॉर्नरी आर्टरी इसको सप्लाई करती है राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आती है। आगे जाके क्या बनती है, राइट मार्जिनल आर्टरी, जो कि हार्ट के किस पार्ट को सप्लाई करती है, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो जिसके अंदर क्या रहने वाला है, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अपना आंसर जो राइट रहने वाला है, जो एंटीरियर वॉल होती है, एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या रहने वाला है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एमआई, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एमआई। कि ज्यादातर जो एमआई की देखने को मिलता है वो अपने को यही देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि अपने लेफ्ट कॉर्नर की जो राइट ब्रांच जो थी, इसके अपने देखा था लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रही थी सेप्टल वॉल ऑफ द हार्ट एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। तो जो मोस्ट कॉमन एमआई है वो इसी के अंदर देखने को मिलता है। यानी जब क्या होता है, इस जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है, इसके अंदर ब्लॉकेज, ये जो कॉर्नरी आर्टरी है इसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इंटरप्ट होती है। इस वजह से अपने को देखने को मिलता है इसीमिया, इसीमिया, और आगे जाके होता है नेक्रोसिस हो जाता है। ठीक है, जो कि आगे डेवलप होता है एमआई के अंदर। तो ये रहने वाला है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, एंटीरियर वॉल ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which among the following is not suggestive of MI, which among the following is not suggestive of MI, कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो MI को इंडिकेट नहीं कर रहा, MI को सुजेस्टिव नहीं करता है। यानी कि सिंपली क्या दे रखे हैं इसके अंदर, अपने को सिम्टम्स दे रखे हैं। ठीक है, सिम्टम्स दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा MI के अंदर सिम्टम है जो नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर, जो सुजेस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि नोट है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुजेस्ट नहीं करता है कि MI है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ए सडन ऑनसेट सेंट्रल चेस्ट पेन। अगर अचानक से सडनली क्या होता है कि अपने को सेंट्रल क्या है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो अपने को पता है कि एमआई के अंदर क्या होता है, अपने को चेस्ट पेन ही तो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, कि नोट पूछा है कि इनमें से नहीं, कौन सा नहीं है, बट फर्स्ट होता है चेस्ट पेन तो क्या है, देखने को मिलता है एमआई के अंदर। सेकंड है ए सडन ऑनसेट बर्निंग हाइपोगैस्ट्रिक पेन, क्या है, हाइपोगैस्ट्रिक पेन। ये कह रहा है कि सडनली क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर अपने को क्या पेन देखने को मिलता है, बट ये नहीं होता है, बट ये नहीं होता है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जो पेन देखने को मिलता है वो तो अपने को इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। जब क्या होता है, एचसीएल बार बार में इसोफेगस के अंदर क्या करता है, रिफ्लेक्स करता है, तो अपने को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर क्या होता है, पेन फील होता है। तो ऑप्शन बी क्या रहने वाला है इसके अंदर, अपना राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि जो एमआई के अंदर अपने को सिम्टम के रूप में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि सडन डेथ है, ये क्या कॉम्प्लिकेशन के रूप में रहने वाला है, तो ये भी होता है। और न्यू ऑनसेट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये भी अपने को एमआई के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो क्या नहीं रहने वाला है, ऑप्शन बी नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इरिवर्सिबल इंजरी इन मायोकार्डियल अक्कर आफ्टर, कि इरिवर्सिबल यानी कि जिसको चेंज नहीं किया जाता है, जो बाद में क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जो इंजरी होगी यानी कि जो डैमेज हो गया वो परमानेंट रहेगा। तो कितने टाइम के अंदर इनकी मायोकार्डियम की इंजरी हो जाती है, तो कितना टाइम लेता है कि उसके बाद में उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, तो वो टाइम पूछा है। ऑप्शन ए के अंदर क्या पूछा है कि क्या 15 मिनट के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर क्या है कि क्या 30 मिनट्स होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या 45 मिनट्स होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है क्या 60 मिनट का टाइम होता है। तो तो टाइम पूछा है इसके अंदर, तो टाइम क्या रहने वाला है इसके अंदर, आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के बाद में जो डैमेज है, जो इंजरी है, वो क्या बन जाती है, इरिवर्सिबल बन जाती है, कि उसको वो बाद में क्या है ठीक नहीं होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, occlusion of which of the following blood vessels cause inferior wall MI। क्या कह रहा है कि ऐसे कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ऑक्लूजन होने की वजह से क्या होता है, इंफीरियर वॉल एमआई देखने को मिलता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, ब्लड सप्लाई। अभी मैंने आपको पूरा पूरा ब्लड सप्लाई बताया था कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कैसे होती है, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था, राइट एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंफीरियर वॉल को कौन सप्लाई करता है, यानी कि कौन सी आर्टरी होती है जो इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। तो ऑप्शन के अंदर क्या है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। सेकंड ऑप्शन है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। क्या इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, क्या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, क्या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। तो इसमें आंसर क्या रहने वाला है, तो आंसर के रूप में क्या रहने वाला है कि अभी मैंने अपने को बताया कि जो राइट कॉर्नरी जो आर्टरी होती है, क्या है, जो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है। किसको करती है, इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, ऑफ द हार्ट। तो अपना जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। क्या रहने वाला है, राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ब्लड सप्लाई का आ गया, ऑक्लूजन ऑफ सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ कॉर्नरी आर्टरी कोस। अब पूछ लिया कि अगर सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है, यानी कि सर्कमफ्लेक्स जो ब्रांच होती है उस कॉर्नरी आर्टरी के अंदर अगर ऑक्लूजन देखने को मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इंटरप्शन देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से होने वाला एमआई कौन सा है। तो अभी अपने देख चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एमआई होगा इसके अंदर। क्या वो इंफीरियर वॉल एमआई होगा, नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी देखा है, क्योंकि किस कारण से होता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी की वजह से होता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी की वजह से होता है, तो ये तो ऑप्शन में कट हो गया, ये तो नहीं होगा। एंटीरियर वॉल एमआई, क्या ये होगा, नहीं, ये भी किस में होता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से, और मोस्ट कॉमन ऑफ एमआई जो देखने को मिलता है यही देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या पूछा है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के अंदर अगर ब्लॉकेज हो तो कौन सा होगा। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि सेप्टल वॉल ऑफ एमआई। क्या कह रहा है, सेप्टल वॉल ऑफ एमआई। तो ये भी इसका आंसर नहीं रहने वाला है, क्योंकि सेप्टल वॉल या फिर एंटीरियर वॉल के लिए सप्लाई कौन करता है, ये क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी, लेटरल वॉल एमआई। क्या करेगा, लेटरल वॉल एमआई। जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, इसको सप्लाई करती है लेटरल वॉल, किसको, लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 साइन एंड सिम्टम ऑफ एमआई इंक्लूड, साइन एंड सिम्टम ऑफ एमआई इंक्लूड। ये मायोकार्डियल इंफेक्शंस के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर रेडिएंट पेन देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, डिस्निया देखने को मिलता है। तो आंसर क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ दी अबो। रहने वाला है ऑल ऑफ दी अबो। ये तीनों की तीनों क्या है, सही है, कि तीनों की तीनों क्या होते हैं, एमआई के अंदर अपने को साइन एंड सिम्टम के रूप में देखने को मिलते हैं, साइन एंड सिम्टम के रूप में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक निमोनिक्स रहती है, क्या रहती है, क्रशिंग। क्या है, क्रशिंग, क्रशिंग। देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, CRUSH, ये लिखते हैं ING। तो फर्स्ट है सी फॉर क्या होता है, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन कैसा, सीवियर इंटेंसिटी, कैसा, सीवियर इंटेंसिटी। ये जो चेस्ट पेन देखने को मिलता है अपने को, C4 क्या है, ये चेस्ट पेन देखने को मिलता है, वो कैसा होगा, सीवियर इंटेंसिटी के साथ, इनकी बहुत तेज बहुत सीवियर पेन देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
R4 क्या है, रेडिएटिंग पेन। क्या होता है, रेडिएटिंग पेन, रेडिएटिंग पेन मूव टू दी जॉ, बैक एंड लेफ्ट आर्म कि R4 मीन्स क्या है कि जो पेन होता है वो कैसा होता है, रेडिएटिंग होता है। रेडिएटिंग का मीनिंग क्या है, मूव करता है। मूव कैसे करता है कि अपने को जो सब स्टर्नम यानी कि अपनी जो स्टर्नम जो बोन होती है उसके नीचे आपको पेन हो रहा है, ठीक है, सब स्टर्नम पेन देखने को मिलने वाला है, वो रेडिएट करके कहाँ जाता है, अपनी जॉ की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, जॉ की तरफ जाएगा, और जॉ से क्या है, बैक साइड की तरफ जाएगा, और बैक साइड से अपने लेफ्ट आर्म की तरफ आता है। तो जो पेन देखने को मिलने वाला है, सिम्टम के रूप में बात करें, जो पेन देखने को मिल रहा है वो कैसा होगा, रेडिएटिंग पेन होता है। और यू क्या है, अनरिलीव्ड बाय एंटीजी। एंटीजी क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट कि जो एमआई का जो पेन होता है वो क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है उसके द्वारा रिलीव नहीं होता है, या आपके रेस्ट के द्वारा क्या इसको ठीक नहीं होता है। कि आप चाहे नाइट्रोग्लिसरीन की कितनी भी टैबलेट ले लो, बट जो एमआई का अगर पेन होगा तो वो इससे रिलीव नहीं होगा और ना ही रेस्ट से होगा। तो किससे होता है, ओपियोइड्स। एग्जाम्पल के लिए मॉर्फिन सल्फेट, क्या है, मॉर्फिन सल्फेट कि अगर एमआई का पेन है तो वो ओनली क्या होता है, ओपियोइड्स के द्वारा रिलीव होता है। और एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन सल्फेट। तो U4 क्या हो गया, अनरिलीव्ड। ठीक है, अब S4 देखते हैं। S4 क्या रहने वाला है, S4 होता है स्वेटिंग। पेशेंट के अंदर क्या आती है, स्वेटिंग आती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस। क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस। ठीक है जी, तो S4 क्या होगा, स्वेटिंग हो गया। अब देखते हैं H4 होता है हार्ड टू ब्रीथ। इसको क्या बोल सकते हैं अपने, डिस्निया। क्या होता है, डिस्निया, कि पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब नेक्स्ट है आई फॉर क्या रहने वाला है, इर्रेगुलर हार्ट रेट। क्या है, इर्रेगुलर हार्ट रेट, ठीक है जी, या फिर ब्लड प्रेशर, क्या है, ब्लड प्रेशर। I4 क्या है, इरेगुलर हार्ट रेट देखने को मिलती है अपने को, और पेशेंट्स का जो बीपी होता है वो इंक्रीज देखने को मिलने वाला है, इनके इरेगुलर देखने को मिलने वाला है। और N4 क्या रहने वाला है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंड लास्ट वन है जी फॉर क्या है, गोइंग टू बी एंजियस। पेशेंट क्या होगा, एंजियस एंड स्कैरी। ठीक है जी, तो ये क्या रहने वाले हैं, एमआई के लिए सिम्टम्स हैं, सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, सिम्टम्स रहने वाले हैं। जो इसके अंदर फर्स्ट क्या है अपना, सी फॉर क्या होता है, चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन कैसा होता है, सीवियर इंटेंसिटी के साथ में। कैसा होगा, सीवियर, बहुत सीवियर तेज अपने को चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलता है। R4 मीन्स क्या होगा, ये पेन कैसा होगा, रेडिएटिंग होता है। रेडिएटिंग यानी कि मूव करता है। मूव यानी कि कैसे करेगा, कि जो पेन अपने को हो रहा है वो अपने जॉ की तरफ मूव करता है, जो से बैक साइड में जाता है, जो अपना स्कैपुला होता है वहां पर देखने को मिलने वाला है, और वहां से क्या है, कि अपने लेफ्ट आर्म के अंदर क्या कर रहा है, मूव करता है। ठीक है जी, ये सिम्टम देखने को मिलने वाला है। और U4 क्या रहने वाला है, कि अनरिलीव्ड होता है बाय दी एंटीजी और रेस्ट। रेस्ट करने से और एंटीजी की टेबलेट लेने के बाद भी क्या होता है, कि जो एमआई का जो पेन होता है वो ठीक नहीं होता है। अगर बोलेंगे ठीक किससे होता है, ओनली ओपियोइड्स के द्वारा होता है। और ओपियोइड्स के अंदर एग्जांपल के लिए क्या है, मॉर्फिन सल्फेट रहने वाला है इसके अंदर। और नेक्स्ट है एस फॉर क्या होता है, स्वेटिंग। पेशेंट्स के अंदर क्या बहुत ज्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है, इसको अपने क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एच फॉर क्या होता है, हार्ड टू ब्रीथ। ये पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सांस लेने के लिए, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या आती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट है आई में क्या होता है, इरेगुलर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। जो बीपी होता है पेशेंट्स का, जो हार्ट रेट होती है वो क्या होती है, इरेगुलर देखने को मिलने वाली है। ठीक है जी, और N4 क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है। और G4 क्या रहने वाला है, गोइंग टू बी एंजियस। पेशेंट क्या अपना एंजियस और स्कैरी, घबराया हुआ रहता है एमआई के अंदर। अगर पेशेंट्स को एमआई हुआ है तो ये सारे के सारे के अपने को सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अपने क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, कि इसमें से कौन से इंक्लूड होते हैं सिम्टम के रूप में। तो ये सारे के सारे होते हैं, सारे के सारे ही होते हैं, जिसमें क्या क्या है, रेडिएटिंग पेन होता है, टेकिकार्डिया होता है, डिस्नी होता है, और ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों की तीनों ही क्या है,
राइट आंसर है, तो अपना ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इज ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एमआई। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, प्रायोरिटी का आ गया कि अगर पेशेंट क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है एमआई, यानी कि पेशेंट को हो रहा है चेस्ट पेन, क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और वो क्या है, बहुत सीवियर, यानी कि पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ में अपने पास में इमरजेंसी के अंदर आया है, तो अपना सबसे पहला, यानी कि जो सबसे पहला इंटरवेंशन होगा, इंटरवेंशन यानी कि अपने क्या करेंगे, इंटरवेंशन यानी है अगर पेशेंट अपने पास में क्या है, ये चेस्ट पेन को लेकर आता है, तो प्रायोरिटी यानी कि सबसे पहले कि फर्स्ट नंबर पे अपने को क्या करना है, इंटरवेंशन के रूप में क्या है कि प्रायोरिटी के ऊपर अपना क्या रहेगा, अगर पेशेंट अपने के पास में चेस्ट पेन को लेकर आता है और क्या कर रहा है, वो एमआई को एक्सपीरियंस कर रहा है, पता ही अपने को चेस्ट पेन है तो उसको क्या हो सकता है, एमआई हो सकता है, तो अपना प्रायोरिटी के ऊपर अपना एक्शन क्या रहने वाला है, यानी कि इंटरवेंशन क्या लेने वाले हैं उसके ऊपर, तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑब्टेन ईसीजी, क्या आप ईसीजी को कंडक्ट करोगे, और ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर नाइट्रोग्लिसरीन, क्या आप एंटीजी टैबलेट दोगे, और ऑप्शन सी के ऊपर है अपना क्या आप उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे, और लास्ट वन है एडमिनिस्टर एस्प्रिन, क्या आप एस्प्रिन को दोगे। तो इसमें राइट आंसर क्या जाने वाला है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। आपका जो ऑप्शन सी है कि आपको अगर पेशेंट कोई एमआई चेस्ट पेन को कंप्लेन को लेकर आता है, तो अपना जो प्राइमरी यानी कि फर्स्ट इंटरवेंशन जो देखने को मिलने वाला है, वो क्या रहने वाला है कि अपने पेशेंट को ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है, क्या करना है, ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। ये सारी के सारी काम करने होते हैं, ये सारे इंटरवेंशन करने हैं, बट ये बात की बात है कि अपने को ईसीजी कंडक्ट करनी है, ठीक है करनी है, बट वो बाद का काम है। नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट देनी है, ठीक है, बट वो बाद में, और उसको एस्पिरिन देनी होती है बट उसको बाद में। अब यहाँ पूछा क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन जो क्या रहने वाला है, तो अपना क्या रहने वाला है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन रहने वाला है, कि जैसे ही पेशेंट अपने पास में एमआई की कंप्लेन लेकर, चेस्ट पेन की कंप्लेन को लेकर आता है, तो अपने इसको सबसे पहले यह है ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी होती है, और इसके लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं, कैनुला, नेजल कैनुला, नेजल कैनुला किसके द्वारा करते हैं, नेजल कैनुला के द्वारा करते हैं, और ये कितनी एडमिनिस्टर करते हैं, 1 to 4 लीटर पर मिनट, इसके द्वारा, सॉरी 1 to 6 लीटर, क्या है 1 to 6 लीटर अपने बाय नेजल कैनुला मेथड के द्वारा अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, और साथ में क्या है, पेशेंट्स को कंफर्टेबल पोजीशंस टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशंस टू दी पेशेंट एंड रेस्ट। ये अपना क्या रहने वाला है, प्रायोरिटी एक्शन रहने वाला है, यानी कि इंटरवेंशन रहने वाला है, जब पेशेंट अपने पास में चेस्ट पेन यानी कि एमआई की कंप्लेंट के साथ में आता है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग एमआई, की कॉमन कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग एमआई, अगर किसी पेशेंट्स को एमआई हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस के रूप में, उस एमआई के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में अपने को क्या देखने को मिल सकता है कि एमआई के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या है, क्या कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्या कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन के रूप में, क्या एरिथमिया देखने को मिलता है, ठीक है, क्या एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कॉमन की बात हुई है, कॉमन कि जो अर्लीस्ट हो, जो सबसे पहले हो, कॉमन हो, जो सभी एमआई के होने के आफ्टर एमआई होने के बाद में क्या है कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो कॉमनली कौन से होते हैं, होते तो सारे ही हैं, ये सारे हो सकते हैं, बट कॉमन की बात करें तो कॉमन के जो अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन के रूप में आता है, अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमआई, तो क्या रहने वाला है, एरिथमिया, क्या रहने वाला है, एरिथमिया रहने वाला है इसके अंदर। ये सारे के सारे हो सकते हैं, बट जो कॉमन देखने को मिलता है या अर्लीस्ट बोल लो कि जो सबसे पहले देखने को मिलता है, वो क्या रहने वाला है कि एरिथमिया देखने को मिलता है। हार्ट रेट यानी कि जो हार्ट की जो रिदम होती है, जो नॉर्मल रिदम होती है, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। और नॉर्मल हार्ट के अंदर जो आप देखते हैं ईसीजी के अंदर क्या रहता है, नॉर्मल ईसीजी क्या है, क्या बनती है ऐसे PQRS-T, ये क्या है PQRS-T। जब इस नॉर्मल रिदम के अंदर चेंजेस आते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरिथमिया की कंडीशन बोलते हैं, कि हार्ट की रिदम के अंदर चेंजेस आते हैं, और वो किस कारण से आते हैं, एमआई के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं एमआई के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एसटी एलिवेशन होता है, ईसीजी के अंदर देखने को क्या है, एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है, या फिर एसटी डिप्रेशन,
और पीक टी वेव देखने को मिल सकती है, ठीक है। और क्यू वेव के अंदर भी अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। और क्यू वेव होती है वो क्या करती है, करंट एंड पास्ट एम आई को इंडिकेट करती है, क्योंकि ये कहती है चेंज नहीं होती, ये कहते हैं रिमेन रहती है, अनचेंज रहती है। यानी कि एक बार एम आई का हार्ट अटैक आया तो परमानेंटली क्या रहती है, ये चेंज होती है कि इसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो परमानेंट डैमेज होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो एम आई ठीक होने के बावजूद भी क्या है, बने रहते हैं। तो ये अपने को इंडिकेट करता है प्रीवियस एम आई के बारे में कि पेशेंट को पहले भी क्या है, हार्ट अटैक आ चुका है, उसके अंदर एम आई हो रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था अपना, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है, सी, एरिथमिया, जो कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस मॉर्फिन हेल्प इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि एमआई के अंदर अगर किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रखा है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अपने क्या दे रहे हैं, उसको मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं, जो कि अपने को हेल्प करता है सभी के अंदर, बट एक को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर सभी के अंदर अपने को हेल्प करने वाली है मॉर्फिन सल्फेट। तो ऐसा वो क्या है कि जो एक्शन मॉर्फिन सल्फेट का एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, डिक्रीज पेन, क्या मॉर्फिन सल्फेट पेन को कम करती है, नहीं करती है। सेकंड है डिसॉल्व द इन्फेक्शन, क्या मॉर्फिन सल्फेट इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, जो कि अपने को देखने को मिला है। ऑप्शन थर्ड है डिक्रीज द क्लाइंट एंजाइटी, क्या एंजाइटी को कम करती है, नहीं करती है। और ऑप्शन डी कह रहा है डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियल। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या रहने वाला है, ई। फर्स्ट क्या कह रहा है कि डिक्रीज पेन, इसी के लिए तो देते हैं, पेशेंट्स को पेन होता है कि सीवियर इंटेंसिटी के हिसाब में पेन देखने को मिलता है, उसको रिलीव करने के अंदर हेल्प करती है जो ओनली क्या है, मॉर्फिन सल्फेट करती है, ओनली मॉर्फिन सल्फेट, जो कि क्या है, एक ओपियोइड्स होती है, जो कि होती है एक ओपियोइड्स होती है, जो पेन को कम करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, सही है, ये तो करती है मॉर्फिन सल्फेट। और ऑप्शन सी क्या करे, डिक्रीज दी क्लाइंट एंजाइटी, कि जो अगर एमआई के कारण पेशेंट्स क्या होता है, एनजीएस होता है, हमने देखा था कि सिम्टम के अंदर पेशेंट क्या होता है, एनजीएस होता है। मॉर्फिन सल्फेट क्या होती है कि पेशेंट की एंजाइटी को भी कम करती है, जो पेन कम होता है पेशेंट की एंजाइटी भी कम हो जाएगी। और ऑप्शन डी क्या करे, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सॉरी मायोकार्डियम, क्या है, मायोकार्डियम, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती है। क्या करती है, मॉर्फिन सल्फेट का काम ही क्या होता है कि ये जो पेन को कम करती है वो कैसे करती है कि जो हार्ट के अंदर जो मायोकार्डियम की जो लेयर है, अब जितनी इसकी डिमांड होती है उस डिमांड को कम करती है। ये डिमांड ही कम करेगा कि मेरे को ऑक्सीजन जितनी चाहिए, जितनी इसको पहले चाहिए होती थी, ठीक है। अब मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, इसकी डिमांड को कम कर देता है कि आप ये डिमांड ही कम करेगा, तो यानी कि जो डेफिशिएंसी हुई है अपने पास में, ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, वो क्या होगी अपने को इसका पेन जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वो पेन अपने को नहीं होगा। यानी कि ये डिमांड को कम करती है, किसको करती है, डिमांड को कम करती है। तो ये तीनों तो देखने को मिल रहे हैं कि पेन को भी कम करती है, ठीक है, और पेशेंट की एंजाइटी को भी कम करती है, और साथ में ऑक्सीजन की डिमांड को कम करती है मायोकार्डियम से। तो ऑप्शन बी बचा, लास्ट में क्या बचा, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो क्या कह रहा है कि एमआई को ठीक ही कर देती है, ठीक नहीं करती है। ये कह रहा है एमआई को ठीक ही कर देती है, ठीक नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं रहेगा आंसर इसका राइट, ऑप्शन डी भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया था कि इनमें से इन चारों में से क्या है, ऐसा कौन सा काम है जो मॉर्फिन सल्फेट नहीं करती है। तो ठीक नहीं करती है अभी, ठीक है जी, ठीक नहीं करती है। नेक्स्ट ये आ गई मॉर्फिन सल्फेट अपनी, और एस्प्रिन, मॉर्फिन सल्फेट एंड एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या रहने वाली है, एस्प्रिन होती है ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमआई, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में देखने को मिलने वाली है अपने को एस्प्रिन, जो क्या होती है एक एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। क्या होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग के रूप में देखने को मिलने वाली है एस्प्रिन, ठीक है जी। और मॉर्फिन सल्फेट क्या होती है, ये क्या करती है, पेन को रिलीव करती है। कैसे करती है, डिमांड को कम कर कर, क्या करती है, डिमांड को डिक्रीज करती है, हार्ट के अंदर डिमांड को कम करती है। तो इसके बारे में, मॉर्फिन के बारे में कुछ और देखते हैं कि और क्या क्या होता है इसके अंदर, और क्या करवाती है ये। इसके साइड इफेक्ट के रूप में क्या है कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है, ठीक है जी। क्या करवाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है। और प्राइमरी कंसर्न के रूप में क्या रहता है,
क्या ध्यान में रखना होता है अपने को कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, और एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन करवाती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि जब पेशेंट बेड के ऊपर है और अचानक से खड़ा होता है तो उसका बीपी फॉल होता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और इसके वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है जी। और साथ में क्या है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है। तो अपने को नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग केयर के अंदर अपने को ध्यान में क्या रखना होता है, अगर किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट किसी को चल रहा है ड्यू टू MI, ठीक है, तो अपना एक्शन वहां पे क्या रहने वाला है, अपने ध्यान रखने वाली बातें क्या रहने वाली है इसके अंदर कि ये क्या करवाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेसिव होती है। तो अपने क्या देखते रहेंगे, रेस्पिरेशन रेट को चेक करना है। ठीक है जी, रेस्पिरेशन रेट को चेक करते रहना है। तो इसके अंदर देखना क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना है और वो कितना कम जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, अगर लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट, लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट अगर पेशेंट का रेस्पिरेशन आ जाता है तो अपने क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, होल्ड दी मेडिसिन, होल्ड दी मेडिसिन। अगर यही लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट तक आ जाए तो ये अपने को इंडिकेट करता है किसके बारे में, इसकी टॉक्सिटी के बारे में, यानी कि टॉक्सिटी यानी कि क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के बारे में, कि रेस्पिरेटरी डिप्रेस। ठीक है, तो ये क्या रहने वाला है, ऑल अबाउट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। ठीक है, और क्या रहेगा इसके बारे में कि एंटीडोट देख लेते हैं, इसका एंटीडोट क्या रहता है, एंटीडोट अगर मॉर्फिन सल्फेट की टॉक्सिटी हो जाती है तो एंटीडोट के रूप में क्या अपने यूज में लेते हैं, तो इसका एंटीडोट के रूप में क्या रहने वाला है, नैलेक्सोन। क्या रहने वाला है, नैलेक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, वाइल एस के लिए एम्प्यूल जो रहने वाले मॉर्फिन सल्फेट के लिए जो आते हैं 100 mg के अंदर आते हैं, और 50 mg के अंदर, 20 mg के अंदर एंड 10 mg के अंदर। नेक्स्ट, ये आपके सामने इमेज है जिसके अंदर आपको दिखाया गया है राइट कॉर्नरी आर्टरी। ये क्या है, राइट कॉर्नरी आर्टरी, और यहाँ पर क्या है, क्लोट फॉर्मेशन हो रखा है। अपने बात की थी ब्लड सप्लाई की, इसकी की थी ब्लड सप्लाई की। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है राइट कॉर्नरी आर्टरी आने वाली है, राइट कॉर्नरी आर्टरी है, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट है, ये क्या है, इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज कहाँ पे हो रहा है, ये क्लोट है। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, क्लोट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लोट दिख रहा है। ब्लॉकेज कहाँ पे हो रहा है, राइट कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फीरियर वॉल MI देखने को मिलने वाला है। क्या है, इन्फीरियर वॉल MI। ठीक है, ECG के अंदर दिखा रखा है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि ECG के अंदर चेंजेस की बात करें तो अपने को क्या है, ST एलिवेशन देखने को मिलता है। क्या है, ST एलिवेशन देखने को मिलता है। ST एलिवेशन, तो ST एलिवेशन आपको कहाँ दिखने को मिल रहा है, ये देखो, ये क्या है, ST एलिवेशन। ये क्या है, ST एलिवेशन। तो ये अपने को क्या इंडिकेट कर रहा है, MI के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, अपनी कॉर्नरी आर्टरी। ये क्या है, कॉर्नरी आर्टरी। इसके अंदर क्या रखा है, प्लेक। ये क्या है, प्लेक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो अपनी कॉर्नरी आर्टरी का जो ल्यूमन है, यानी कि ये जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, इसके बीच में जो स्पेस है, ल्यूमन क्या है, जो स्पेस है, जो होल है आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो के लिए, वो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। किसकी वजह से, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये प्लेक का डिपोजिशन हो रहा है इसके अंदर, और ये जो रास्ता है ब्लड फ्लो का वो क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। और अगर अगर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, रप्चरिंग। अगर यही क्या है, रप्चर हो जाता है तो ये क्या करेगा, क्लोट फॉर्म करता है। क्या करता है, ब्लड के क्लोट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से अपने को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इस्चीमिया, जो कि सॉरी क्या है, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से अपने को MI की कंडीशन देखने को मिल रही है, इस्चीमिया हो रहा है इसके अंदर। और ये है कौन से, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जो कि क्या थी, मोस्ट कॉमन साइट फॉर MI की मोस्ट कॉमन साइट रहने वाली है, वो क्या रहती है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जो कि आपको डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चलते हैं, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। आपने बात की थी एंजाइना के बारे में कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेस्ट पेन। क्या होता है, एंजाइनल पेन। क्या होता है, ये चेस्ट पेन ही होता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है।
इसको बोलते हैं एंजाइनल पेन। एंजाइनल पेन किस कारण से होता है? ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म की वजह से, यहाँ पे एमआई के अंदर तो क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, प्लेक का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, फैट एंड लिपिड्स का, ठीक है, जिस कारण से ये अपने को इंटरप्शन होता है ब्लड का सप्लाई। ये तो क्या है? एमआई के अंदर होता है। बट अगर अपने एंजाइना की बात करें तो एंजाइना में क्या होता है? जो अपने कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर स्पाज्म होते हैं। क्या होते हैं? उसके अंदर स्पाज्म देखने को मिलने वाले हैं, और स्पाज्म की वजह से क्या होता है कि चेस्ट पेन, क्या होता है? चेस्ट पेन देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ठीक है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, नैरो आर्टरी, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा। हार्ट मसल इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू दी नैरो कोरोनरी आर्टरी। जब ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी, इसका जो रास्ता है क्या हो जाए? बिल्कुल नैरो हो जाए। क्या हो जाए? नैरो हो जाए। यहाँ पे क्या होगा? नैरो हो गया। अगर ये रास्ता क्या हो गया? नैरो हो गया, तो यहाँ से नैरो होने की वजह से जो इसको ब्लड सप्लाई हो रही थी, जो हार्ट को जो ब्लड की सप्लाई देखने को मिल रही थी, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज होगी तो क्या होगा? इनफ उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा? चेस्ट पेन देखने को मिलता है, सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। बट इसके अंदर क्या है कि अगर अपने एमआई की बात करें और एंजाइना की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सर आपने क्या बता दिया कि एंजाइना के अंदर बता दिया कि चेस्ट पेन होता है और एमआई के अंदर भी चेस्ट पेन होता है, तो हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि एमआई है या फिर एंजाइना है? तो उसके लिए देखते हैं डिफरेंस दोनों के बीच में क्या क्या होता है। फर्स्ट है एंजाइना पैक्टोरिस, नेक्स्ट है एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो डिफरेंस देखते हैं। तो एंजाइना का पेन देखते हैं कैसा होता है। एंजाइना के अंदर जो पेन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देखने क्या होता है? स्क्वीजिंग पेन होता है। कैसा होता है? स्क्वीजिंग पेन, स्क्वीजिंग पेन। और एमआई की बात करें तो जो पेन होता है वो कैसा होता है? क्रशिंग होता है। कैसा होता है? क्रशिंग पेन होता है, क्रशिंग पेन देखने को मिलता है। और सेकंड ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 15 से 20 मिनट की होती है, 15 से 20 मिनट, 15 टू 20 मिनट्स। और एमआई की ड्यूरेशन की बात करें तो एमआई का जो पेन होता है वो 30 मिनट्स और लॉन्गर, और लॉन्गर। एमआई का जो पेन होता है वो उसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 30 मिनट या इससे भी ज़्यादा समय तक देखने को मिलता है। और एंजाइना का जो पेन होता है वो ओनली क्या होता है? 15 से लेकर 20 मिनट तक देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो एंजाइना का जो पेन होता है वो क्या होता है? एपिसोडिक होता है, एपिसोडिक पेन, एपिसोडिक पेन। एपिसोडिक पेन का मीनिंग क्या होता है कि जो पेन है एंजाइना के अंदर वो एपिसोड्स के अंदर रहता है, यानी कि कंटिन्यू नहीं रहता, रेगुलर नहीं रहता है, एपिसोड्स के अंदर यानी कि इंटरवल के अंदर देखने को मिलता है। बट एमआई के अंदर ऐसा नहीं होता है। एमआई के अंदर कंटिन्यूस पेन देखने को मिलता है, कंटिन्यूस पेन। तो ये क्या होगा? इसके अंदर क्या है? कंटिन्यूस पेन। अगर पेन जो हो रहा है वो क्या होगा? कंटिन्यू होता रहेगा। ऐसे नहीं है कि पेन होना स्टार्ट हुआ और 15-20 मिनट के बाद में क्या स्टॉप हो गया, या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। एमआई के अंदर जो पेन होता है वो क्या है? रेगुलर है, कंटिन्यू है। बट जो एंजाइना का जो पेन होता है वो कैसा होता है? एपिसोडिक होता है, वो एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक हो जाता है, वापस में फिर बाद में दोबारा होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या है? एपिसोडिक पेन देखने को मिलने वाला है। और नेक्स्ट है पेन रिलीव्ड बाय एंटीजी और रेस्ट। अगर क्या है कि एंजाइना का पेन होगा तो वो नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट होती है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट के द्वारा या फिर वो रेस्ट के द्वारा क्या होता है? रिलीफ, सबसाइड होता है, दूर हो जाता है। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है? चेस्ट के अंदर सीवियर पेन देखने को मिल रहा है, तो अगर उसको अपने रेस्ट करवाते हैं या फिर कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन के टैबलेट देते हैं तो पेन सबसाइड हो जाएगा। अगर वो एंजाइना का पेन होगा तो वो सबसाइड हो जाएगा। बट अगर वो एमआई का पेन है तो वो रिलीव नहीं होगा, अन रिलीव्ड बाय एंटीजी और रेस्ट, और रेस्ट। only relieved by only relieved by opioids, opioids। एग्जाम्पल देख चुके हैं अपने, क्या होता है? मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट। तो अब क्या है? आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दोनों के बीच में। जो पेशेंट को क्या है पेन फील हो रहा है तो वो कैसा है, एंजाइना का है या फिर वो एमआई का है।
तो इसके अंदर अपने पेन की क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन देखते हैं, तो पेन कैसा हो रहा है। तो जो अपने को एंजाइना का पेन है वो कैसा है, स्क्वीजिंग पेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर एमआई का होगा तो वो क्रशिंग पेन होगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जो एंजाइना का पेन होता है वो क्या होता है 15 से 20 मिनट तक देखने को मिलने वाला है। और यहीं पे बात करें एमआई का तो वो 30 मिनट या इससे भी ज्यादा क्या है, अगर 30 कम से कम क्या है 30 मिनट या फिर इससे भी क्या होगा ज्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है, मोर देन 30 मिनट्स। और जो एंजाइना का पेन होता है थर्ड वन क्या है, एपिसोडिक होता है, यानी कि इंटरवल्स के अंदर आता है, गैप के अंदर आता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, रेगुलर नहीं रहता है, एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, तो वो क्या होगा, एंजाइना का पेन होगा। और वहीं बात करें एमआई की, तो एमआई का जो पेन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, एक जो हो रहा पेन वो कंटिन्यू लगातार होता रहेगा, ठीक है। और लास्ट वन क्या है कि जो अगर एंजाइना का पेन है तो वो नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट होती है या रेस्ट करने पर क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, दूर हो जाता है, पेशेंट कंफर्ट फील करता है, ठीक हो जाता है। बट एमआई के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, चाहे आप उसको कितनी भी नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे दो या रेस्ट करवा लो या फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा लो, बट उसका पेन सबसाइड नहीं होगा। तो वो किससे होता है, ओनली ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स के अंदर एग्जांपल के लिए क्या है, मॉर्फिन सल्फेट, जो कि अपने पहले इस कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं कि मॉर्फिन सल्फेट क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, एंटीडोट देख चुके हैं इसके, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है ड्यूरिंग दी मॉर्फिन सल्फेट, जब आप क्या कर रहे हो, मॉर्फिन सल्फेट किसी पेशेंट को दी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, आपने क्या देखा था एंजाइना के बारे में, क्या देख रहे थे अपनी, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जो कि अपने कंप्लेन देखा ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, चेस्ट में देखने को मिलता है, जो कि किसकी वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म की वजह से देखने को मिलता है। और ये क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट करने के ऊपर ठीक हो जाता है, जो कि डिफरेंट है बिल्कुल किससे, एमआई से। बट ये क्या हो सकता है, एक्यूट एमआई को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि एक्यूट एमआई होता है, यानी कि इसके टाइप देखने को मिलते हैं। टाइप की बात करें तो टाइप क्या क्या होते हैं इसके अंदर, 3 टाइप होते हैं इसके अंदर। टाइप की बात करें तो फर्स्ट क्या रहने वाला है इसके अंदर, फर्स्ट क्या है, स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। सेकंड क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। थर्ड वन क्या रहता है, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। तो ये क्या थे, अपने 3 टाइप थे एंजाइना के, जिसमें फर्स्ट क्या था स्टेबल एंजाइना, सेकंड क्या था वेरिएंट एंजाइना, और थर्ड वन क्या था अनस्टेबल एंजाइना। तो इसके बारे में जानते हैं, स्टेबल एंजाइना क्या होता है कि अगर अपने रेस्ट और रेस्ट करने के ऊपर अगर ठीक हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। और वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो वेरिएंट एंजाइना के अंदर क्या होता है कि ये नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट करने के ऊपर ठीक नहीं होता, ये किसके द्वारा ठीक होता है कि वैसोडाइलेटर या फिर मॉर्फिन सॉरी किसके द्वारा, रेस्ट के ऊपर ठीक नहीं होता है, जो कि फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होता है, और होता किससे, नाइट्रोग्लिसरीन और वैसोडाइलेटर्स के द्वारा, ठीक है। और अनस्टेबल जो एंजाइना होता है ये भी क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल एक्टिविटी के दौरान होता है, और ये रेस्ट करने पे ठीक नहीं होता। ये भी क्या होता है कि अपने सेम एंटीसी और वैसोडाइलेटर के द्वारा क्या करेंगे, इसको ट्रीट करते हैं, और ये क्या करता है, इंडिकेट करता है एक्यूट एमआई को, यानी कि वार्निंग साइन होता है इसके लिए, एक्यूट एमआई के लिए, ठीक है। तो ये हो चुका है अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक ये था जिसके अंदर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।